हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के बारे में। ब्लड प्रेशर बेसिकली दो तरीके का होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे का ब्लड प्रेशर जिसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो तो उसे सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, नीचे का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसे डायस्टोलिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। दोनों ही अगर ज़्यादा हो तो रूटीन हाइपरटेंशन में ज़्यादातर पेशेंट्स में ये होता है कि दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ज़्यादा मिलते हैं। तो 90 to 95% केसेस में आपको तो यही मिलेगा कि दोनों ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा होंगे, यानी सिस्टोलिक भी अपने कट ऑफ से ऊपर होगा और डायस्टोलिक भी अपने कट ऑफ से ऊपर होगा। तो उसका मैनेजमेंट थोड़ा सिंपल रहता है। जनरल हाइपरटेंशन की जो गाइडलाइंस है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है और आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस है, एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ें करने से दोनों ब्लड प्रेशर कम होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर किसी को आइसोलेटेड सिस्टोलिक या आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन हो, यानी कि सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो या सिर्फ नीचे का हो, तो वैसे में थोड़ा ट्रीटमेंट ट्रिकी हो जाता है। अगर ये दोनों की आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो ये पाएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टोलिक यानी कि सिर्फ ऊपर का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू आइसोलेटेड डायस्टोलिक। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपका डायस्टोलिक यानी नीचे का ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, यानी अपने 90 मिलीमीटर के कट ऑफ से वो नीचे ही है, लेकिन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो 120 या 140 के बीच में रहना चाहिए वो 160 180 चला गया, यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर 160/80 आ रहा है या 160 170/85 आ रहा है। तो सिस्टोलिक ऊपर चला गया है, डायस्टोलिक कम आ गया। जबकि आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि सिस्टोलिक तो ठीक है, यानी 120 130 के आसपास है, डायस्टोलिक ऊपर आ गया है, यानी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 130 के आसपास है, डायस्टोलिक 100 110 के आसपास आ गया है। तो बीपी ऐसा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि 125/100 या 130/110। तो यूजुअली आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन होना कम चांसेस है, क्योंकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का डिफरेंस को पल्स प्रेशर बोलते हैं। ये बेसिकली उससे कोरिलेट करता है कि कितना वॉल्यूम हार्ट एक बार में जनरेट करता है। तो ये यूजुअली बहुत कम हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब पल्स प्रेशर बढ़ जाए ऐसा कॉमन है, लेकिन पल्स प्रेशर बहुत कम हो जाए और 10-15 मिलीमीटर पे आ जाए ऐसा यूजुअली कम होता है। तो इसलिए आइसोलेटेड डायस्टोलिक मिलना यूजुअली कम कॉमन है, ज़्यादातर आइसोलेटेड सिस्टोलिक ही मिलता है। और मोस्ट ऑफन 90 to 95% केस में तो दोनों ही ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं। तो इसलिए कंपेरेटिवली ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होने का चांस थोड़ा कम कॉमन है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज भी थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट होती है, क्योंकि आप अगर सिर्फ सिस्टोलिक को ट्रीट करो और डायस्टोलिक कम ना हो, या सिर्फ डायस्टोलिक को ट्रीट करो सिस्टोलिक कम ना हो, ऐसा यूजुअली नहीं होता। जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है, जो भी डाइट है, एक्सरसाइज है, या जो भी आपकी मेडिसिन है, वो ज़्यादातर दोनों पर ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। वो ऐसा यूजुअली नहीं होगा कि एक को ही कम करेगी। हाँ, बीटा ब्लॉकर्स या डायरेटिक्स जो ये मेडिसिन है, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा इफेक्ट इनका है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे कम इफेक्ट है इनका। तो इसलिए ऐसा मान सकते हो कि अगर आइसोलेटेड सिस्टोलिक हो तो ये दवा पर ज़्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दवा दीजिए, बाकी दवा भी दीजिए, पर ये दवा पर ज़्यादा फोकस करिए, बाकी दवाओं को कंपेरेटिवली थोड़ा कम फोकस करें तो शायद आपको बेटर रिजल्ट्स मिले। क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन में आपको, और इनफैक्ट ये मेडिसिन में भी ऐसा नहीं होगा कि डायस्टोलिक बिल्कुल नहीं गिरेगा, डायस्टोलिक भी थोड़ा तो गिरेगा, पर सिस्टोलिक पर ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेडिसिन का तो ये है कि जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है या ARBs है, एसी इनहिबिटर्स है, ये सारी मेडिसिन तो दोनों को ही कम करेगी। तो उसमें मान के ही चलना पड़ेगा कि जितना सिस्टोलिक गिरेगा मोर और लेस डायस्टोलिक भी उतना गिरेगा। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल लीनियंट रखना पड़ेगा, आपको बहुत ओवर एग्रेसिव नहीं कर सकते। क्योंकि मान लीजिए ऊपर का 160 170 है और डायस्टोलिक अगर 80 है, तो आपने ट्रीट करना चालू किया तो सिस्टोलिक तो 130 पे आप ले आओगे या 120 पे ले आओगे दवा से, पर डायस्टोलिक 80 के बदले 50 60 पे आ जाएगा, आपको चक्कर आना चालू हो जाएंगे। तो इस पर ट्रीटमेंट ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर को कंट्रोल करें ऐसा मुश्किल है। ज़्यादातर दोनों ही पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों ही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पर काम करते हैं। तो इसलिए काफ़ी चांसेस है कि आपका डायस्टोलिक भी साथ में गिरेगा। हो सकता है वो कम गिरे एज कम्पेयर टू जितना सिस्टोलिक गिर रहा है, पर इफेक्ट उस पर भी होगा। तो थोड़ा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल आपको लीनियंट रखना पड़ेगा। आप बिल्कुल 170 से 120 ले आओगे, ये थोड़ा मुश्किल है। आपको 130 140 के आसपास एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि आपका डायस्टोलिक बहुत ज़्यादा ना गिरे और आदमी को चक्कर वगैरह आना चालू ना हो जाए। तो कारण क्या है? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स या उम्रदराज पेशेंट्स में मिलता है, जब उम्र की वजह से आर्टरीज थोड़ी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, या कुछ और मेडिकल कंडीशन जैसे किडनी की बीमारी हो, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो और अथेरोस्क्लेरोसिस हो तो देखने मिल सकता है। इसके हेल्थ रिस्क ज़्यादातर वही है कि सारे लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन सबको अफेक्ट करता है, जैसे रूटीन ब्लड प्रेशर करता है। तो आइसोलेटेड सिस्टोलिक भी सारे सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके अलावा इसका डायग्नोसिस की अगर बात करें तो डायग्नोसिस वही है कि पीपी मेजरमेंट जो टेक्निक्स हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर या डिजिटल डिवाइसेस से आप इसे मेजर करते हैं, और अगर कंटिन्यूस रीडिंग्स ऐसी आ रही हैं कि आपका सिस्टोलिक ज़्यादा और डायस्टोलिक कम मिल रहा है, तो आप इसे डायग्नोस कर सकते हैं। ज़्यादा एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर टेक्निक कर सकते हैं,
जिसमें 24 घंटे तक का कंटिन्यूस बीपी रिकॉर्डिंग होता रहता है। इस बारे में भी हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है, तो उसमें आप कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं कि ब्लड प्रेशर किस रेंज में जा रहा है और एक्यूरेटली कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। तो वो आपको ट्रीटमेंट भी हेल्प करने में मदद करेगा और डायग्नोसिस करने में मदद करेगा कि कितना ब्लड प्रेशर पेशेंट का कम ज़्यादा हो रहा है और एक्चुअली में उसको इस तरह का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है भी कि नहीं। क्योंकि कई बार क्लिनिक्स में रिकॉर्ड किया हुआ ब्लड प्रेशर थोड़ा 10-20 ज़्यादा ही आता है, क्योंकि क्लिनिक में पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है, इसको व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा क्लिनिक सेटिंग्स में ज़्यादा ही आता है। ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी में ज़्यादातर बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स पर फोकस करेंगे, साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सब जो सारे ब्लड प्रेशर पेशेंट में करते हैं कि फैट्स कम लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट कम करना है, स्मोकिंग बंद करना है, अल्कोहल बंद करना है, स्ट्रेस को कम करना है, ये सारी चीज़ों को आपको करना है। इसमें स्ट्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि स्ट्रेस जो है यूजुअली ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ाता ही है और आइसोलेटेड सिस्टोलिक को भी काफ़ी बढ़ा सकता है, क्योंकि टेंशन की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में बहुत बढ़ जाते हैं। तो आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज और इस तरह की चीज़ें करके अपने मन के स्ट्रेस को कम करना है। तो इससे ओवरऑल आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा कंट्रोल बेटर होगा और आपका रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आपको एक इंडिविजुअलाइज अप्रोच रखना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है, हर व्यक्ति का मेडिसिन टॉलरेंस अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का दवा की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितना दवा ये टॉलरेट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कहाँ पे मुझे दवा देनी है, कहाँ नहीं देनी है। वो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपरली मेजर और मॉनिटर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रॉपरली अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। और रेगुलर बेसिस पे इन तरह के पेशेंट्स का आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने दवा दे दी और वो लाइफ टाइम वही दवा के डोज पर काम करता रहेगा, ऐसा यूजली नहीं होगा। आपको उसको दवा देनी पड़ेगी, फिर मॉनिटर करना पड़ेगा कि पेशेंट का प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, दवा का अप्रोप्रिएट काम चल रहा है कि नहीं, दवा को डोज चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली असेस करिए। कुछ पेशेंट में व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है, जिसको हमने ऑलरेडी बोला कि बेसिकली क्लिनिक सेटिंग्स में बीपी सडनली बढ़ जाता है, उसको व्हाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट बोलते हैं। काफ़ी कॉमन है, 100 में से 30% लोग को मिलता है। तो इसलिए मान के चलिए कि क्लिनिक पर अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो वो हो सकता है सही ब्लड प्रेशर ना हो। आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि पेशेंट घर पर बीपी रिकॉर्ड करे और एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर करे, तो वो ज़्यादा अच्छी रीडिंग्स मिल सकती है, ज़्यादा रिलायबल रीडिंग्स मिल सकती है, और उसके बेसिस पे अगर ट्रीटमेंट को आप डिज़ाइन करते हो तो ज़्यादा अच्छा आपको अप्रोच मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ हॉस्पिटल या क्लिनिक में जो बीपी रिकॉर्ड हुआ उस पर अगर स्ट्रेस करें। तो पेशेंट का टारगेट ब्लड प्रेशर लेवल्स कितना होना चाहिए, ये गोल्स को आपको सेट करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये गोल्स थोड़े लिबरल रखने पड़ेंगे, क्योंकि आप मान के चलिए कि जो भी आप सिस्टोलिक के लिए करोगे वो डायस्टोलिक भी थोड़ा कम तो करेगा ही, तो पेशेंट को साइड इफेक्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा लिबरल गोल्स सेट करने पड़ेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सरसाइज है, स्ट्रेस रिडक्शन है, योगा मेडिटेशन है, खाने में चेंजेस है, वजन रिडक्शन है, इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। मेडिसिन से डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी, लेकिन वो लिमिटेड उसका रहेगा और साइड इफेक्ट्स का होने का चांस ज़्यादा रहेगा। बीटा ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स पर ज़्यादा फोकस करिए और ये इंसिस्ट करिए कि पेशेंट मेडिसिन कंटिन्यू रखे, क्योंकि कई बार मेडिसिन रिलेटेड जब साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं तो पेशेंट सब दवा बंद करके बैठ जाता है। तो उसको आपको इंसिस्ट करना पड़ेगा कि मेडिसिन लेता रहेगा तो थोड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मेडिसिन में लापरवाही पेशेंट करेगा तो थोड़े रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट्स भी करना जरूरी है कि पेशेंट को कोई मेडिसिन रिलेटेड साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, या ब्लड प्रेशर रिलेटेड उसको हार्ट अटैक या स्ट्रोक या ब्लॉकेजेस का रिस्क तो नहीं बढ़ रहा है, किडनी का कंडीशन कैसा है। तो हर 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपको पेशेंट को फॉलोअप करना पड़ेगा और ओवरऑल आपका कैसा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है, सब चीज़ चेक करना पड़ेगा। फाइनली मैं कहूँगा कि सब चीज़ में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। आप सिर्फ मेडिसिन पर फोकस करो, सिर्फ डाइट पर या सिर्फ एक्सरसाइज पर करो या सिर्फ फॉलोअप पर करो तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको सब मिला के कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना पड़ेगा। कुछ रोल मेडिसिन का, कुछ रोल डाइट का, कुछ रोल एक्सरसाइज का, अगर सब मिला के साथ काम करेंगे तो आपका रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स भी कम होगा और रिजल्ट चलेगा भी लॉन्ग टर्म ज़्यादा अच्छा। वही अगर आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करोगे या एक पर्टिकुलर दवा पर फोकस करोगे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे और आपको लॉन्ग टर्म्स फायदा नहीं होगा, साइड इफेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रखना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में हमने आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के बारे में बात की। ये क्या होता है, किसको होता है, क्या इसके कारण है और क्या इसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है, इस बारे में हमने बात की। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। और अगर आइसोलेटेड डायस्टोलिक हाइपरटेंशन या दूसरे तरह के हाइपरटेंशन पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर हाइपरटेंशन का पूरा प्लेलिस्ट है, आप उसे चेकआउट करिए। आपको काफ़ी कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा और इसमें आपको काफ़ी यूजफुल डाइट, एक्सरसाइज और बाकी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप उन्हें चेकआउट करेंगे तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी यूजफुल टिप्स मिलेगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल काफ़ी ईजी हो जाएगा।